सोनीपत पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर यह बड़ी खबर, सोनीपत पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लगातार मूसेवाला हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। इसी बीच इस हत्याकांड के तार हरियाणा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। संदिग्ध गैंगस्टर प्रियव्रत पर इनाम का ऐलान किया गया है। तो संदिग्ध गैंगस्टर पर अब इनाम का ऐलान कर दिया गया है। प्रियव्रत पर 25,000 के इनाम की घोषणा की गई है और मूसेवाला हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस की तरफ से प्रयास अब तेज होते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर यह बड़ी खबर है। पंजाबी गायक की हत्या को लेकर अब पुलिस की तरफ से इस गुत्थी को सुलझाने के प्रयास तेज है। तो सोनीपत पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। संदिग्ध गैंगस्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। संदिग्ध गैंगस्टर है प्रियव्रत, जिसको लेकर की इनाम की घोषणा कर दी गई है। यानी कि इस गैंगस्टर को लेकर कोई भी जानकारी देने वाला, गैंगस्टर को पकड़ाने वाला 25,000 के इनाम का हकदार होगा। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नितिन अंतिल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, संदिग्ध गैंगस्टर का नाम आखिर इस केस में जुड़ा कैसे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 18 मार्च 2021 को इसने जो है अजय उस बिट्टू बरोना गांव में उसके पिता की गोली मारकर हत्या की थी और उसके बाद जो प्रियव्रत है उर्फ फौजी, ये फरार था, गांव गढ़ी शिशाना का रहने वाला है और रामकरण गैंग से यह जुड़ा हुआ है। जबकि जो रामकरण गैंग, काला जठेरी गैंग और इसके अलावा जो बड़वासनी गैंग जिसका इसने सफाया किया था, दुश्मन थे उनके, और ये गैंगवार बहुत पुराना चल रहा था। उसी गैंगवार में अजय और बिट्टू संदीप बड़वासनी के जो कार्य उसके बाद उसकी गैंग को संभाल रहा था और उसके फायरिंग के बाद इसका नाम सामने आया था प्रियव्रत का, लेकिन ये अंडरग्राउंड था, फरार था। और उसके बाद जब देखा जाए तो जो सोनीपत पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी, लॉर्ड बिश्नोई गैंग ने जिम्मेवारी ली थी और जितनी भी उससे जुड़ी हुई गैंग थी उनके बारे में पूछताछ कर रहे थे। फतेहाबाद से सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है और उसके बाद प्रियव्रत का नाम सामने आता है। पंजाब पुलिस गढ़ी शिशाना पहुंची थी और आज उसी मामले में जो इसने हत्या की थी प्रियव्रत पर, सोनीपत पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। जी, तो 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी नितिन आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का केस सुलझाने में सोनीपत पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। संदिग्ध गैंगस्टर को लेकर 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। एक और बड़ी खबर है पंचकुला से, जहां पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंचे, जहां पर कि उनका स्वागत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया है। और गृह मंत्री का आगमन जिस तरह से हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। पंचकुला पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में स्वागत किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया है पंचकुला में। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रखेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंचे हैं। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उनका स्वागत किया गया है। तो पंचकुला में आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि खेलो इंडिया का उद्घाटन किया गया है और पंचकुला पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में स्वागत किया है। खेलो इंडिया के मुख्य अतिथि रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचकुला में खेलो इंडिया का आयोजन और इस आयोजन में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि। देश को दर्जन भर से अधिक वर्ल्ड चैंपियंस देने वाला इवेंट खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू हो चुका है। हरियाणा की मेजबानी में गेम्स का ये चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है। खिलाड़ियों की संख्या के लिहाज से ये देश का दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है। 13 जून तक चलने वाले इस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में 8500 से ज्यादा खिलाड़ी, कोच, टेक्निकल स्पोर्ट्स स्टाफ हिस्सा ले रहे हैं
और इसके इवेंट देश के 5 अलग अलग सेंटर्स पर आयोजित हो रहे हैं। तो खेलो इंडिया, जहां पर कि खिलाड़ियों का जोश देखते ही बनता है। इस बार कुल मिलाकर 8500 लोग खेलो इंडिया में हिस्सा लेने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि खेलो इंडिया का आगाज आज हो चुका है और ये जो पूरा कार्यक्रम रखेगा, इसमें माना जा रहा है कि देश की प्रतिभाओं को और ज्यादा निखरने का मौका मिलेगा। 13 जून तक ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट चलने वाला है और इसमें 8500 यानी कि 8500 से ज्यादा खिलाड़ी, कोच और टेक्निकल स्पोर्ट्स स्टाफ हिस्सा ले रहा है। ये जो आयोजन है महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया का आगाज आज के दिन हो गया है। मेजबानी इस बार हरियाणा कर रहा है और अलग अलग जगहों पर इसके इवेंट होने वाले हैं। अलग अलग कार्यक्रम इस खेलो इंडिया स्पर्धा के रहने वाले हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये देश के अलग अलग हिस्सों में होगा, अलग अलग सेंटर्स पर ये आयोजित होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, खेलो इंडिया का आगाज कितना शानदार रहा? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया का जो आगाज़ है, आज खुद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो करने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हों, तमाम केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के या फिर और जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही साथ अपने आप में हरियाणा के लिए गौरव की बात यह है कि चौथी बार खेलो इंडिया का ये आयोजन हो रहा है और इसको मेज़बानी करने का मौका जो है हरियाणा को मिला है और इसमें करीब 8500 जो खिलाड़ी हैं वो भाग लेने वाले हैं, जिसमें इन्हीं 8500 की संख्या के अंदर अगर हम बात करें टेक्निकल स्टाफ जो हैं, कोच जो हैं, वो सब भी सम्मिलित हैं और इसको लेकर के लंबे समय से हरियाणा इसकी तैयारी कर रहा था। काउंटडाउन लगातार चल रहा था कि किस प्रकार से इसकी पूरी तैयारियां जो हैं वो की जाएंगी। अगर हम बात करें आज जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच रहे हैं, करीब 2200 करोड़ रुपये की जो परियोजनाएँ हैं उनकी तरफ से यहाँ शुरुआत की जानी है, जिसके अंदर अगर हम बात करें कैथल और यमुनानगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है, जो करीब 1000 करोड़ की लागत से अलग अलग दोनों मेडिकल कॉलेज जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं और अणु विद्युत परियोजना जो है उसकी शुरुआत भी अमित शाह यहाँ से करेंगे और करीब 400 करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना जो है रहने वाली है। इसी के साथ साथ देश भर के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर अपना हुनर दिखाने के लिए अपनी तमाम जो तैयारियों में लगातार वो लगे हुए थे, उनके साथ जो है आज से उसकी पूरे तरीके से विधिवत तौर पर जो शुरुआत है ये कह सकते हैं हो जाएंगे, क्योंकि 4 जून से लेकर के 13 जून तक का ये पूरा आयोजन है। पंचकुला के अंदर, अंबाला के अंदर और इसी तरीके से चंडीगढ़ के अंदर और कुरुक्षेत्र में भी एक जगह इसी प्रकार से जो कार्यक्रम है अलग अलग जगह पर उनका आयोजन जो है वो किया जाना है और पूरे तरीके से सज चुका है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर हम मौजूद हैं, जहां पर कुछ ही देर बाद, क्योंकि पंचकुला के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर बाद वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि करीब 5 मिनट के बाद अमित शाह जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। उनके स्वागत को लेकर के जो बड़ी तैयारी जो है सुरक्षा कर्मियों की तरफ से लगातार पिछले कई दिनों से की जा रही थी, सरकार की तरफ से इस पूरे आयोजन को लेकर के लगातार बैठकों और मंथन का दौर किया जा रहा था कि कार्यक्रम को की जो मेजबानी का मौका हरियाणा को मिला है उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा जो है हर स्तर पर कहीं ना कहीं जो नाम बनाने का काम यहाँ पर किया जाए। और इस वक्त अगर हम बात करें और भी कुछ जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ियां यहां पर आते हुए नजर आ रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही पलों बाद सीधे लाइव तस्वीरें हम जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह उनकी कुछ देर बाद दिखाएंगे। फिलहाल जो गाड़ियां हैं, जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनकी गाड़ियां यहां पर आ रही हैं। जैसे ही हमें उनके वो सामने तमाम जो अधिकारी हैं वो दिखेंगे, उनके बारे में हम जानकारी देंगे। और जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इसको लेकर के। अगर हम बात करें तो चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, गृह सचिव राजीव अरोड़ा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि अपने आप में सरकार के लिए ये गौरव की बात है कि इस पूरे खेल का जो आयोजन है उसे करने को लेकर के मौका हरियाणा को मिला है। और हरियाणा सरकार की भी ये कोशिश है कि जिस प्रकार से हरियाणा को मेडल फैक्ट्री समझा जाता है, ऐसी स्थिति में हरियाणा ही, क्योंकि पिछली बार हरियाणा का दूसरा स्थान जो है खेलो इंडिया इन यूथ गेम्स के अंदर रहा था, इस बार सरकार का भी ये प्रयास है कि कहीं ना कहीं जो पहला स्थान जो है हरियाणा लेकर के आए, क्योंकि मेजबानी भी हरियाणा की है और हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं देश दुनिया के अंदर जिस प्रकार से अपना नाम करने का काम, मेडल लाने का काम करते हैं, तो इन गेम्स के अंदर भी हरियाणा जो है अपना परचम पहले नंबर पर फहराने का काम करेगा। ये कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है। कुछ ही पलों के बाद ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री की बात करें, खेल मंत्री संदीप सिंह की यहाँ पर बात करें, अन्य मंत्री जो हरियाणा सरकार के हैं उनकी बात करें, और जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी अगर बात करें, वो सभी यहाँ पर पहुंचेंगे और विधिवत तौर पर जो है अगले कुछ मिनटों के बाद जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसका इंतजार जो है लंबे समय से हरियाणा के जो युवा हैं, देश का जो युवा है, जो अलग अलग देश के कोनों से यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए अलग अलग, क्योंकि चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो कुछ ही देरों के बाद खेलो इंडिया का आगाज हो रहा है, 13 जून तक कार्यक्रम चलेगा। बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और खेलो इंडिया का आगाज होगा। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने वीडियो जारी किया। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने वीडियो मैसेज से उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया जिनमें कहा जा रहा था कि वो संगरूर लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव में उतर सकते हैं। लोगों से उन्होंने अपील की कि बेवजह की अफवाहें न फैलाएं। मैं सिद्धू मूसेवाला दा फादर, मैं तुहाडे नाल एक दो गल्लां करनियां सी। मैं जो सोशल मीडिया ते देख के मेरा मन भी बहुत दुखी हुंदा है। तरह तरह दी गल्लां जो चल रही ने, इन्हां ते यकीन ना करो। हाले मेरे पुत्र दा सिवा ठंडा नहीं होया। मेरा किसी इलैक्शन का कोई मन नहीं है। बस तुसी दुख दे विच मेरा साथ दिता है, तुहाडा कोटन कोटन धन्नवाद। बाकी मेरी थोड़ी सारिਆਂ ਦੇ चरणों 'ਚ एक बेनती है, 8 तरीक ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭੋਗ है, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। गुरुग्राम के फारूक नगर थाने में एक स्कूल संचालक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा अपहरण करने की धमकी देने का एक मामला सामने आया। स्कूल संचालक ने गुरुग्राम के फारूक नगर थाने में शिकायत दी, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता जेपी यादव ने बताया कि उन्हें फोन किया गया था और बीती 3 तारीख को शाम के समय उन्हें फोन आया, जिसमें फोन पर उन्हें उठा ले जाने की धमकी दी गई। बता दें, बीते हफ्ते पंजाब में मूसेवाला की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की संलिप्तता सामने आई। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने अब इस मामले को दर्ज कर लिया है और देखने वाली बात अब ये होगी कि गुरुग्राम पुलिस आरोपी को आखिर कब तक पकड़ पाती है। पंजाब विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लग गया। आज पंजाब कांग्रेस के 4 पूर्व मंत्रियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसके साथ ही मोहाली के मेयर ने भी आज चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय में पार्टी को ज्वाइन कर लिया। गौरतलब है, आज ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर थे और इस दौरान इन नेताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वालों में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार वेरका, बलबीर सिंह सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह कांगड़ शामिल हैं। ये तमाम बड़े नाम हैं जिन्होंने आज कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो पंजाब कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने आज कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया। हम बीजेपी ही जैसे गुजरात में किया, उत्तर प्रदेश में किया, बीजेपी ही पंजाब में शांति और आर्थिक हालत जो नौजवानों के लिए जो हमारे कनाडा जा रहे हैं उनके लिए जो आज जो हो रहा है गैंगवार, ये सब इकोनॉमी की वजह से, आर्थिक हालत की वजह से हो रहा है। जब 30-32 साल का था उस टाइम से लेकर लगातार मैं कांग्रेस पार्टी में काम 60 साल का हो चुका हूँ और बड़ा खून पसीने से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी में वर्कर की पहचान कम है, वर्कर की बहुत ज़्यादा कम पहचान है। और
चंडीगढ़ में आज हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की एक बैठक हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने कहा कि जो भी दिक्कतें बीते दिनों में आई है उसके लिए थर्मल पावर प्लांट में कोयला कम ना पड़े और कोयले की व्यवस्था ठीक रहे, इस पर चर्चा बैठक में की गई है। कोयले की कमी को लेकर सरकार ने टेंडर निकाला है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोयला खरीदा गया है और आने वाले दिनों में कोयले और बिजली का जो संकट है वो दूर होगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के लिए अलग से जमीन देखी जा रही है भवन निर्माण को लेकर, और इन सभी मुद्दों पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में चर्चा भी की गई है। जैसे अपने को पता है कि पिछले दिनों में पावर का एक जो प्रॉब्लम आई थी और उस पावर प्रॉब्लम को आगे संभालने के लिए जैसे कई प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें अपने यहाँ भी जो थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें कोयला जो है वो कम ना पड़े और आगे कोयले की व्यवस्था ठीक हो जाए। क्योंकि जो कोल इंडिया लिमिटेड जो है उन्होंने थोड़ा एक चिंता जाहिर की है कि उनके यहाँ कोल का स्टॉक कम है। केंद्र सरकार ने भी कहा कि 20% तक जो इम्पोर्टेड कोल है वो आप लोगों को उपयोग करना पड़ेगा। तो उस नाते से आज कोयले का एक टेंडर हमने निकाला था, 9 लाख मीट्रिक टन कोयला, वो आज खरीदा हमने 16,750 रुपये प्रति मीट्रिक टन, ये उसका रेट नेगोशिएट करके और फाइनल किया है। तो हरियाणा पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही गई कि अब जो थर्मल प्लांट है वहां पर कोयले की कमी नहीं होगी। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि हरियाणा में अब कोयले की वजह से कम बिजली के कट नहीं लगेंगे और बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। बड़ी बात इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कही है कि सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि हरियाणा के लिए अलग से विधानसभा का भवन बनाया जाए। इस भवन को लेकर आज ही हमने ये खबर भी देखी कि जमीन को देखा गया है, चिन्हित किया गया है कि आखिर कहां पर नया हरियाणा का विधानसभा भवन बन सकता है। तो आज के दिन महत्वपूर्ण ये रहा कि हरियाणा के अलग से विधानसभा भवन को लेकर जमीन देखी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी राज्यसभा चुनावों को लेकर हड़बड़ाहट अब नजर आने लगी है। भूपेंद्र हुड्डा ने अब अभय चौटाला को अपना स्टैंड क्लियर करने की बात कही है, तो वहीं अभय चौटाला ने भी इस पर एक पलटवार किया है। देखिए, भाई वो फैसला तो कर नहीं पा रहे, वो कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी के साथ है, उनका तो कोई उम्मीदवार नहीं। तो वो बताएं, वो वोट देने जाते हैं तो इसका मतलब एक को वोट देंगे, वो कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को। बीजेपी जब इनका चुनाव था जब तो किसानों से वोट मांग रहे थे, ये किसान यूनियन की मदद करने जा रहे थे। अब वो फैसला करें, फैसला करके बता दें, या किसी को भी नहीं देंगे, जो भी फैसला वो बताएं। संकोच क्या है उनको फैसला सुनाने में? मेरा फैसला है ना, कांग्रेस का मेरा उम्मीदवार है, वोट दूंगा, तो उसको वो फैसला करें। नेता है यार, मतलब अपने आप को कहते मैं विकल्प बनाने की तैयारी करें, अपना फैसला नहीं बता पा रहे हैं, बताएं। तो क्या आपने बात की है उनसे कि अपने पक्ष में मत? मैं क्यों बात करूँगा, उम्मीदवार बात करेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान महत्वपूर्ण है। राज्यसभा चुनावों से पहले अब माना ये जा रहा है कि कांग्रेस की कुछ न कुछ मुश्किल तो अब बढ़ ही गई है। कार्तिकेय शर्मा जब से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं तभी से अब राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस को अपना आंकड़ा पूरा करना है। आंकड़ा 31 का होना चाहिए। हालांकि ये आंकड़ा कांग्रेस के पास विधायकों का है, लेकिन एक नाराजगी, एक गुटबाजी भी है जो कि कांग्रेस में एक बड़ी वजह बन सकती है कांग्रेस की परेशानी की। कुलदीप बिश्नोई पहले ही साफ कर चुके हैं, उनके जो बयान है वो कई तरह के संकेत दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि वो हुड्डा गुट से जुड़े हुए नहीं रहे हैं, बल्कि जब से हरियाणा कांग्रेस में परिवर्तन किया गया है कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कुलदीप बिश्नोई मिले भी थे। अब बड़ी बात यह है कि इनेलो के इकलौते विधायक अभय चौटाला को अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं। अब वो क्या चाहते हैं कि आखिर अभय चौटाला का स्टैंड क्या हो? क्या वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अभय चौटाला किस तरफ जा रहे हैं, यानी कि क्या वो निर्दलीय की तरफ जा रहे हैं या फिर वो कांग्रेस का साथ देंगे? तो वहीं कार्तिकेय शर्मा अब निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार है हरियाणा में। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। मैंने बताया कि अब चूंकि स्थिति स्पष्ट हो गई है
हमारे 31 विधायक अपने जो पहला कैंडिडेट है उसकी जीत के लिए पर्याप्त हैं। उसके बाद निश्चित रूप से जो एक इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है और उसने भी अब चूँकि सब चीज़ें सब डेट्स फाइनल हो गई हैं, इसमें तो वोट डालने हैं, निश्चित रूप से हम अपना जो समर्थन है उस कैंडिडेट को देंगे। मैंने बताया अब कार्तिकेय शर्मा को जीत के लिए 31 का आंकड़ा चाहिए। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि हम 31 विधायक अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने के लिए तो दे ही रखेंगे, लेकिन जो सरप्लस वोट होगा वो कार्तिकेय शर्मा को जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्तिकेय शर्मा के समर्थन की बात कही है। इसी के साथ ही बड़ी खबर में बस इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।